शादी के बाद मायके वर्सेस ससुराल की रसोई और गुलामी। पसीने से भरी अनन्या रसोई में एग्जॉस्ट फैन चलाकर खाना बना रही होती है। तभी रसोई के बाहर अश्विनी और नताशा आती हैं। इतनी गर्मी में ये चुपचाप रसोई में खड़ी होकर खाना कैसे बना ले रही है? मुझसे तो रसोई में खड़ा भी नहीं रहा जाता और कई दिनों से भूखा होने पर भी इसे सिर्फ पसीना आ रहा है। इसे तो अब तक चक्कर खाकर गिर जाना चाहिए था। अरे मम्मी, हमारी गुलामी करते करते इसे हमारी रसोई की आदत हो गई है। ऊपर से इसने रसोई का एग्जॉस्ट फैन भी चला रखा है, तो भला गर्मी कैसे लगेगी? इस गुलाम की इतनी हिम्मत! ये यहाँ की गुलाम है। इसे मैं इतने आराम से रसोई में खाना नहीं बनाने दूंगी। ओ करमजली, गुलाम कहीं की, क्या कर रही है तू रसोई में? अरे करमजली, गुलाम कहीं की, तू भूल गई क्या कि तू इस घर की गुलाम है? माँ, आप मुझे बार बार गुलाम क्यों कहती हैं? मैं आपकी ही बेटी हूँ, आप ही मेरी माँ है और ये मेरा ही परिवार है। तेरी ये बकवास बात सुनने नहीं आई हूँ मैं। पहले ये बता, तेरी हिम्मत कैसे हुई रसोई का पंखा चलाकर खाना बनाने की? ये पंखा मैंने अपने और अपनी बेटी के लिए लगवाया है, तेरे लिए नहीं। माँ, मैं भी तो आपकी बेटी ही हूँ और ये पंखा मैंने इसलिए चलाया है ताकि रसोई में होने वाले धुएं से रसोई गंदी ना हो। देखो माँ, अब ये हमें ही पट्टी पढ़ा रही है। अच्छा, बड़ी मुझे पट्टी पढ़ाती है। रुक, तुझे बताती हूँ अब। अरे माँ, अरे माँ, आप मेरा हाथ पंखे में क्यों डाल रही है? मेरी उंगलियां कट जाएंगी। माँ, ऐसा मत कीजिए। तू डाल, तेरा हाथ पंखे में। बड़ा शौक है ना तुझे पंखा चलाकर खाना बनाने का। इन उंगलियों से बटन दबाया होगा ना तूने। अब मजा आएगा जब वो उंगलियां कटकर रसोई में गिरेंगी। इतना कहकर अश्विनी अनन्या का हाथ पंखे में डालने की कोशिश करने लगती है तो अनन्या झटके से अपना हाथ छुड़ाकर पीछे कर लेती है। अश्विनी के हाथ से अनन्या का हाथ छूटते ही अश्विनी बेलन उठाकर अनन्या को मारने लगती है। मेरा हाथ छुड़ाती है, मुझे झटका देती है। तुझ जैसी दो कौड़ी की गुलाम की इतनी हिम्मत! आज बेलन से मार मार कर तेरी पीठ तोड़ दूंगी। माँ, मत मारो। माँ, मुझे बहुत जोर से चोट लग रही है। माँ, मत मारो। मैं एग्जॉस्ट फैन बंद करके खाना बनाती हूँ। अनन्या रसोई का एग्जॉस्ट फैन बंद करके रोते हुए खाना बनाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दोपहर रवि और नताशा बैल्कनी में खड़े होते हैं। तभी पसीने से लथपथ अनन्या दोनों हाथों में राशन लेकर घर की तरफ आती दिखाई पड़ती है। बस थोड़ी दूर और अनन्या, फिर तेरा घर आ जाएगा। बस थोड़ी दूर और अनन्या, फिर तो घर पहुँच जाएगी। अरे, हम भी तेरे घर पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। तू घर पहुंच और एक बार रसोई में कदम रख दे, फिर हम तुझे सबक सिखाते हैं। अनन्या राशन लेकर सीधा रसोई में चली जाती है। अनन्या फ्रिज का दरवाजा खोलती है। तभी पसीने से लथपथ अनन्या पर रवि बर्फ वाला ठंडा पानी फेंक देता है। ठंडा पानी पड़ते ही अनन्या का पूरा शरीर कांपने लगता है और लाल पड़ जाता है। अरे रवि, ये तूने क्या किया? मैं पसीने से पूरी भीगी हुई थी और तूने बर्फ का इतना ठंडा पानी मुझ पर फेंक दिया। मेरी सांस फूलने लगी है। अरे, तुम ही तो पसीने से लथपथ थकी हालत में फ्रिज का ठंडा पानी पीने जा रही थी, तब ना हमने तुम पर बर्फ का पानी डाला। एक तो तू बाहर से आकर सीधा हमारी रसोई में घुस गई, ऊपर से फ्रिज को हाथ लगाया और मेरे ही बच्चों को डांट रही है। भूल गई क्या तू इस घर की गुलाम है, मालकिन नहीं? सच में ये भूल गई है कि ये इस घर की गुलाम है। अभी मैं इसकी औकात याद दिलाता हूँ। इतना कहकर मनीष अनन्या को बालों से पकड़कर खींचता हुआ हॉल में लेकर आता है और बेल्ट से मारने लगता है। पापा, आप मेरे भी पापा हैं। मुझे इतना मत मारिए। मेरा पूरा शरीर भीगा हुआ है। एक एक बेल्ट करंट की तरह लग रही है। इसलिए तो तुझे मार रहा हूँ। और खबरदार, जो मुझे पापा कहा। तू यहाँ गुलाम है और हम तेरे मालिक, समझी? मनीष मारते मारते अपनी बेल्ट तोड़ देता है। वहीं अनन्या मार खाते खाते बेहोश हो जाती है और अगले दिन गर्मी, ठंडे पानी और बेल्ट की मार की वजह से अनन्या को तेज बुखार और पूरे शरीर में लाल दाने पड़ जाते हैं। फिर भी अनन्या रसोई में काम कर रही होती है। वहीं बैल्कनी में मनीष को हरिशंकर फोन करता है। हाँ मनीष भाई, अपने पूरे परिवार के साथ मेरी बेटी की शादी में आना। कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे हाँ सरपंच जी, मैं अपने पूरे परिवार के साथ आपकी बेटी की शादी में जरूर आऊंगा। अच्छा भाई, जरा सुनो, हो सके तो आते हुए शहर से कोई बढ़िया बावर्ची लेकर आना। मैं अपनी बेटी की शादी में सभी को सबसे बढ़िया दावत खिलाना चाहता हूँ। पैसे जितने लगेंगे उतने देने को तैयार हूँ। हाँ हाँ सरपंच जी, हमारे पास एक बहुत अच्छी बावर्ची है, बहुत बढ़िया खाना बनाती है। आप पैसे भेज दीजिए, हम उसे बुक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, मैं पैसे भेज रहा हूँ। हरिशंकर से बात खत्म करके मनीष और अश्विनी हॉल में आ जाते हैं।
हॉल में नताशा और रवि बैठे होते हैं। वहीं अनन्या पोछा मार रही होती है। अश्विनी, तुम किस बावर्ची को जानती हो कि तुमने सरपंच जी को हाँ करवा दी? अरे हमारी ये गुलाम है ना, ये सरपंच जी की बेटी की शादी में खाना बनाएगी। क्या जिंदगी भर मुफ्त की रोटियां ही तोड़ती रहेगी? अरे वाह माँ, तुम तो बड़ी स्मार्ट निकली। हमारे गांव आने जाने का खर्च भी निकल जाएगा और थोड़े पैसे भी बच जाएंगे। सुनो गुलाम, तुझे गांव में शादी में खाना बनाना है, कोई काम चोरी नहीं करना। अगर कोई काम चोरी की तो वही मारूंगी। और वहाँ मम्मी पापा भैया या बहन अपने मुंह से मत निकालना, समझी? रात होती है। अनन्या रसोई में जमीन पर लेटी हुई रो रही होती है। मेरे मायके वाले मुझे अपनी बेटी की जगह कभी दे ही नहीं सकते। हमेशा मुझे गुलाम ही समझते हैं। शादी में पूरा परिवार मजे करेगा और वहाँ भी मुझे रसोई में गुलामी करनी है। ऐसे ही गांव जाने का दिन आ जाता है। पूरा परिवार चमचमाते नए कपड़े पहनता है। वहीं अनन्या फटे पुराने कपड़ों में अपने मायके वालों का सारा सामान लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है और ट्रेन से अगले दिन गांव पहुंचकर तेज दोपहर में पूरा परिवार हरिशंकर की हवेली के बाहर शादी के माहौल में आता है। ये क्या अश्विनी बहन, आप इस बच्ची को लेकर आई हैं पूरे गांव का खाना बनाने के लिए? सरपंच जी अकेले ही पूरे गांव का खाना बना लेगी, आप चिंता मत कीजिए। अश्विनी बहन, इज्जत का सवाल है। पूरे गांव के सामने मेरी इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए। खाना स्वादिष्ट होना चाहिए भाई, समय पर बनना चाहिए और कम भी नहीं पड़ना चाहिए। अरे तुम बोलती क्यों नहीं कि तुम खाना बना लोगी? जी मैं सारा खाना समय पर बना लूंगी। तो फिर ठीक है, अभी से काम पर लग जाओ। जाओ, 2 आलू की सब्जी, 2 पनीर की सब्जी, रोटी, चावल, दाल, 2 तरह की पूरी और कुल 5 मिठाई बनानी है। सारा सामान मैंने हवेली के पीछे रखवा दिया है और रसोई का इंतजाम भी मैंने हवेली के पीछे ही कर दिया है। चिलचिलाती धूप में अनन्या रसोई में आती है और मिट्टी के बड़े चूल्हे पर ढेर सारे आलू उबलने के लिए रखकर सब्जियां काटने लगती है। फिर अकेले सारे उबले हुए आलू छीलने बैठ जाती है। ये उबले हुए आलू कितने गर्म हैं, इन्हें छीलने में तो मेरे हाथ जल जा रहे हैं। और यहाँ गर्मी भी बहुत ज्यादा है, ऊपर से शाम को 3-3 चूल्हे जलाकर मुझे इतना सारा खाना बनाना है। कैसे करूँगी मैं ये सब? ऐसे ही शाम होती है। अनन्या 3 बड़े बड़े चूल्हे जलाती है। 2 चूल्हों पर सब्जी और चावल चढ़ाकर एक चूल्हे पर पूरियां तलने लगती है। अब मुझसे नहीं होता, अब इससे ज्यादा देर मैं चूल्हे के सामने खड़ी नहीं रह सकती। मेरी आंखों के सामने काला अंधेरा छा रहा है। पूरियां तलते हुए गर्मी और थकान से अनन्या चक्कर खाकर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ अश्विनी और मनीष आते हैं। अरे ये लड़की तो बेहोश हो गई है, अब खाना कौन बनाएगा? अगर खाना नहीं बना तो सरपंच जी की बेइज्जती हो जाएगी, तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अब तो हमने उनके पैसे भी खर्च कर दिए हैं। मैं अभी से होश में लाती हूँ। इतना कहकर अश्विनी चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकालती और अनन्या की पीठ से छुआ देती है। तेज जलन से अनन्या को तुरंत होश आ जाता है। आह माँ, जल रहा है माँ, जल रहा है। तुझे यहाँ हमने खाना बनाने भेजा है या जमीन पर आराम करने? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ सोने की? माँ मैं सो नहीं रही थी, मैं बेहोश हो गई थी और मुझसे अब रात तक काम नहीं होगा। मैं इससे ज्यादा खाना नहीं बना सकती। खाना तो तुझे बनाना ही पड़ेगा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अश्विनी और मनीष से डरकर अनन्या हिम्मत करती है और किसी तरह पूरी शादी का खाना बना देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अनन्या और पूरा मायका शहर लौट आता है। ऐसे ही एक दिन, हैप्पी बर्थडे माय प्रिंसेस, आज मेरी लाडो रानी का जन्मदिन है। बता, गिफ्ट में क्या चाहिए बेटा तुझे? हैप्पी बर्थडे नताशा, मैं भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। अनन्या के इतना कहते ही रवि अनन्या की पीठ पर एक लात मारता है, जिससे अनन्या जमीन पर गिर जाती है। मेरी बहन को किसी गुलाम की विश की जरूरत नहीं है। खबरदार जो अपनी गंदी विश से मेरी बहन का जन्मदिन खराब किया तो। नताशा मेरी भी बहन है, मैं उसका जन्मदिन का खास दिन क्यों खराब करूंगी? तेरा मुंह देखने से ही मुझे लगता है मेरा जन्मदिन खराब हो जाएगा। अगर मेरा जन्मदिन खराब हुआ ना, तो मैं तुझे खुद के हाथों से खुद का गला दबाने पर मजबूर कर दूंगी। बेटी तू इस गुलाम को छोड़, तू बता तुझे अपने जन्मदिन पर क्या खास करना है? इस घर में मुझे पहाड़ों में अपना जन्मदिन मनाना है। सुना ना तूने, मेरी बेटी पहाड़ों में अपना जन्मदिन मनाना चाहती है, तो वहाँ नाश्ते खाने और घूमने आए लोगों के साथ मेरी प्यारी बेटी नताशा के जन्मदिन की सारी तैयारियां तू करेगी, समझी? अनन्या रोते हुए गुलामों की तरह रसोई का सारा राशन और सामान समेटती है और शाम के वक्त पूरा परिवार एक सुंदर पहाड़ पर पहुंचता है। वहीं अनन्या मिट्टी के चूल्हे पर एक पतीले में चावल बना रही होती है। मेरा पूरा परिवार पहाड़ पर आकर मस्ती कर रहा है, लोगों से मिल रहा है और मुझसे गुलामी करवा रहा है। ना मैं यहाँ खेल सकती हूँ, ना किसी से बात कर सकती हूँ। मुझे तो सिर्फ अपने मायके वालों की गुलामी करनी है।
अनन्या खाना बना रही होती है कि तभी बॉल से खेल रहे रवि और नताशा की नजर अनन्या पर पड़ती है। ये हमारे साथ आई है और चुपचाप बैठकर रसोई बना रही है, मजा नहीं आ रहा है। जब तक ये परेशान नहीं होती है तब तक मुझे मजा ही नहीं आता है। आप देख मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर रवि अपनी बॉल उबलते हुए चावल के पतीले में मार देता है, जिससे खौलते हुए चावल और पानी अनन्या के पैरों पर गिर जाते हैं। अरे माँ, मैं जल गई, बहुत जल रहा है। माँ, माँ। जलन से तड़पती हुई अनन्या लड़खड़ाकर पहाड़ से नीचे की तरफ गिर जाती है और एक टहनी पकड़कर लटक जाती है। अनन्या के मायके वाले अनन्या को घेर कर खड़े हो जाते हैं। मुझे ऊपर खींचिए, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। अगर डर लग रहा है तो यहाँ लटकी है क्यों है? हम तुझे ऊपर क्यों खींचे? अगर तुझे खींचने में हम गिर गए तो? अरे माँ चलो, हम यहीं इसका काम तमाम कर दें, रोज रोज का झंझट ही खत्म हो जाएगा। रुक, मैं तुझे अभी गिरा देती हूँ। रुक रुक। नहीं नहीं नताशा, ऐसा मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है नताशा, मुझे बचाओ। अच्छा ला अपना हाथ पकड़ाना मुझे। अनन्या अपना एक हाथ रवि की तरफ बढ़ाती है और रवि अपना हाथ पीछे खींच लेता है। रवि जोर जोर से हंसने लगता है। ऐसा मत कर रवि, मैं भी तेरी बहन ही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे ऊपर खींच ले। मैं तेरा भाई नहीं हूँ, कोई नहीं लगती है तू मेरी। मैं तेरा मालिक हूँ और तू मेरी गुलाम है। मेरा मन करेगा तो बचाऊंगा। अनन्या का हाथ टहनी से छूट जाता है, तभी रेस्क्यूअर ड्रेस में अरुण दौड़ते हुए आता है और लटक कर अनन्या का हाथ पकड़ लेता है। हे घबराइए मत, मैं आपको गिरने नहीं दूंगा, डोंट वरी। मेरी आंखों में देखिए आप। सारी घबराहट के बीच अनन्या की नजर अरुण की आंखों पर टिक जाती है। अरुण अनन्या को ऊपर खींच लेता है। आप लोग कैसे घर वाले हैं? हाँ, आपकी बेटी गिर रही थी और आप लोग यहाँ खड़े होकर हंसी मजाक कर रहे थे। रेस्क्यूअर, आपने हमारी बेटी को बचाया है, ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हम पर चिल्लाएंगे, हम इसे बचाने की ही कोशिश कर रहे थे। इनसे बहस करके कोई फायदा नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि ये इसे बचा तो नहीं रहे थे। अरुण अनन्या से आई कांटेक्ट करते हुए वापस चला जाता है। रात के वक्त पूरा परिवार घर लौटता है। अनन्या रसोई में लेटी होती है। जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे अहमियत दी है। अगर वो लड़का एक सेकंड भी लेट हो जाता तो आज मैं नहीं बचती। अगर वो सही जगह पैर नहीं टिका पाता तो आज मेरे साथ साथ वो भी नहीं बचता। उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। पहली मुलाकात में अनन्या और अरुण एक दूसरे के चेहरे को अपने दिल में बसा लेते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दोपहर अनन्या अपने मायके वालों को खाना खिला रही होती है। मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है, मुझे भी कुछ खाने को दे दीजिए। अब हमारे घर के गुलाम हमारे साथ बैठकर खाएंगे? इतनी औकात हो गई है तेरी? 3 दिनों से आप लोगों ने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया है। अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। रुक, मैं तुझे कुछ खिलाती हूँ। इतना कहकर अश्विनी एक कटोरी में सड़ी हुई दाल लेकर अनन्या के पास आती है। ले, ये दाल पी ले। मम्मी, ये तो नताशा की जन्मदिन से पहले की दाल है जो आपने संभाल कर रखी हुई थी। अब ये खराब हो गई है। या तो तू कटोरी से दाल पी, वरना तुझे जूते से दाल पिलाऊंगी। और अगर तू नहीं पीती है तो इसी जूते से मार मार कर तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। अब तू ही सोच क्या करेगी। पी ये दाल। जूते की मार खाने के डर से अनन्या 4 दिन पुरानी दाल पी लेती है। ऐसे ही अश्विनी रोज अनन्या को बासी और सड़ा हुआ खाना खाने को देती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अनन्या सब्जी खरीदने के लिए सब्जी मंडी आई होती है। मुझे आज क्या हो रहा है? मेरा जी क्यों मचल रहा है? अचानक अनन्या को उल्टियां होने लगती हैं। उल्टियों में थोड़ा खून भी आ जाता है। उल्टियाँ? खून? हे भगवान, अब ये कौन सी नई समस्या दे रहा है तू मुझे? मेरी उल्टियों में खून क्यों आ रहा है और मुझे उल्टियाँ क्यों हो रही है? अरे जाओ यहाँ से, मेरी दुकान क्यों गंदी कर रही हो? भागो, जाओ। उल्टियां करते करते अनन्या बेहोश हो जाती है। तभी मौके पर अरुण पहुंचता है। अरुण अनन्या को पहचान कर सीधे हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर आशुतोष के ट्रीटमेंट से अनन्या को होश आता है। मैं हॉस्पिटल में कैसे आई और मुझे क्या हुआ है? जी आपके पति आपको यहाँ लेकर आए हैं। आप सड़ा हुआ खाना क्यों खाती हैं? आपके पेट में तो जहर जमा हो गया था। फिलहाल मैंने इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन आज के बाद कभी सड़ा हुआ खाना मत खाइएगा। और आप इनके पति होकर इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं क्या? कैसे पति हैं आप? ये मेरे पति नहीं है, मैं कुंवारी हूँ। तो बना लो ना मुझे अपना पति। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरे जीवन का फैसला मेरे मायके वाले लेते हैं। उनकी मर्जी के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। धन्यवाद, तुमने एक बार फिर मेरी जान बचाई। इतना कहकर अनन्या हड़बड़ी में हॉस्पिटल से निकलती है और अपने घर पहुंचती है।
रात होती है, पूरा परिवार खाने पर बैठा होता है। मनीष के हाथ में फफूंदी लगी ब्रेड होती है। कूड़े में मुझे ये फफूंदी लगी ब्रेड मिली है। हाँ, आज इस गुलाम को हम ये ब्रेड खिलाएंगे। ले खा। नहीं पापा, मैं ये सड़ी हुई ब्रेड नहीं खा सकती। आप लोगों को पता है मुझे सब्जी मंडी में खून की उल्टियाँ हुई थी और मैं बेहोश हो गई थी। फिर याद है वो आदमी जिसने मुझे पहाड़ पर बचाया था, वो मुझे अस्पताल लेकर गया था और डॉक्टर ने मुझे ऐसा खाना खाने से मना किया है। देख रही हो मम्मी, बड़ी नजदीकियाँ बढ़ गई है उसकी उस लड़के से। हाँ, ये सब्जी मंडी सब्जी लेने गई थी या उस लड़के से मिलने? क्या कर रहा था वो लड़का वहाँ? हाँ? आज तेरा बहुत हो गया, हमारे सामने जुबान चला रही है। बिना हमसे पूछे उस लड़के के साथ अस्पताल चली गई। रुक, आज तो तेरा चेहरा ही जला दूंगी। अश्विनी रसोई से गर्म तवा लेकर आती है। रवि और नताशा अनन्या को पकड़ लेते हैं। अश्विनी अनन्या के गालों के पास तवा ले जाती है। तभी बड़े गैंगस्टर रामलाल, शारदा और अरुण घर में घुस आते हैं। रुक जाइए आप लोग। कौन हो तुम लोग और ये गैंगस्टर की तरह कपड़े क्यों पहने हैं? क्योंकि हम शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाले गैंगस्टर हैं और हमें गुलामों का शौक है। हमारे आदमी से पता चला तुम्हारे पास कोई गुलाम है, इसलिए हम तुम्हारे गुलाम को देखने यहाँ आए हैं। पर ये क्या पुराने तरीके से गुलाम को परेशान करते हो? हाँ, हम अपने गुलामों की जिंदगी नरक बनाने के लिए नए तरीके इस्तेमाल करते हैं। बिजली का झटका देना, टूटी कांच पर नचवाना और पत्थर बांधकर पानी में फेंक देना। आप लोग हमसे क्या चाहते हैं? देख भाई, आप अपना गुलाम हमें दे दीजिए, हम इससे अपना और अपने आदमियों का मनोरंजन करेंगे। हम आपकी इस गुलाम का वो हाल करेंगे कि इसकी मौत तक हमारी गुलाम हो जाएगी। माँ, इसे इनके साथ भेज दो, फिर इसकी जिंदगी और ज्यादा गुलामी में बीतेगी। बड़ा मजा आएगा। हाँ हाँ, ले जाइए इसे अपने साथ। वैसे भी इसकी बढ़ती उम्र अब हमारे लिए बोझ बन गई है। माँ, बढ़ती उम्र में हर बेटी अपने मायके में बोझ ही होती है, पर उसे विदा करके ससुराल भेजा जाता है और आप मुझे। अनन्या अपनी बात पूरी नहीं कर पाती और रोते हुए गैंगस्टर की गाड़ी में बैठ जाती है और अरुण गाड़ी आगे बढ़ाता है। अभी तो हमने कोई अत्याचार भी नहीं किया, तुम रोने क्यों लगी हो? मुझे किसी भी अत्याचार पर रोना नहीं आ रहा। मैं उनकी नौकरानी की बेटी हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरी माँ का देहांत हो गया। तब से मैं इन्हीं के परिवार में ही हूँ। मैंने इन्हीं को अपना मायका, माँ बाप, भाई और बहन माना। मैंने सोचा था कि अपने प्यार से कभी न कभी मैं इनका दिल जीत लूंगी, पर आज मेरे मायके वालों ने मुझे ससुराल विदा करने की वजह मौत के घाट विदा कर दिया है। तुम अपने ससुराल ही विदा हुई हो? जरा एक बार गाड़ी से बाहर तो उतरो। सभी गाड़ी से बाहर उतरते हैं। सामने एक मंदिर होता है जहाँ रामलाल का पूरा परिवार रघुनारायण, जयमाला, मंगलसूत्र और पंडित जी के साथ खड़े होते हैं। अनन्या भी सभी के साथ मंदिर आती है। कौन है आप लोग और यहाँ किसकी शादी की तैयारी चल रही है? अरुण, शारदा और रामलाल अपनी नकली दाढ़ी, मूछ, नकली कपड़े और आंखों में लगे लेंसेज उतार देते हैं और अपने असली रूप में आ जाते हैं। आप लोगों ने भेष बदला था, पर क्यों? पर आप लोगों को मेरे मायके की सच्चाई पता कैसे चली? जब तुम अस्पताल से निकली थी मैंने तुम्हारा पीछा किया और मैंने खिड़की से देखा। अश्विनी गर्म पलटे से अनन्या को मार रही होती है। माँ, मत मारिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे किसी भी हालत में अनन्या को उसके मायके की गुलामी से बचाना है। फिर अरुण ने हमें सारी बात बताई बेटा, और ये भी बताया कि अरुण तुमसे शादी करना चाहता है। फिर तेरे मायके वालों से निपटने के लिए हमने ये तरीका ढूंढा, वरना वो जिंदगी भर तुमसे गुलामी करवाते। बेटी, अब तेरी मर्जी है। तू चाहे तो मेरे बेटे से शादी करे या फिर हमारे घर हमारी बेटी बनकर रहे। जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई, मेरे लिए इतना सब कुछ किया, अगर वो मुझसे शादी करना चाहता है तो मैं मना नहीं करूंगी। आप हमारे साथ चलिए, हम अभी आपको तैयार करके लाते हैं। प्रीति और नीलम अनन्या को मंदिर के कमरे में ले जाती हैं और दुल्हन के जोड़े में तैयार करती हैं। फिर मंदिर में अनन्या और अरुण की शादी हो जाती है। शादी के बाद अनन्या अरुण के साथ अपने अमीर ससुराल के दरवाजे तक पहुंचती है। बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। अनन्या दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। प्रीति और नीलम अनन्या को हॉल में लेकर आती हैं। हॉल में चारों तरफ महंगी चीजें देखकर अनन्या हैरान हो जाती है। इतने अमीर लोगों ने मुझे अपने घर की बहू बनाया है, ऐसा कैसे हो सकता है? हे बड़ी भाभी, आप खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? छोटी भाभी थक गई होंगी, उन्हें कमरे तक पहुंचा दीजिए। नीलम अनन्या को कमरे तक पहुंचाती है और अनन्या जमीन पर सोने जा रही होती है
कि तभी अरुण, हे तुम जमीन पर सोने क्यों जा रही हो? मैं तो हमेशा से रसोई में जमीन पर ही सोती आई हूँ। आज से तुम हमारे साथ बेड पर सोगी, ओके? अरुण अनन्या को अपने बगल में सुलाता है। ऐसे ही रात बीतती है और अगली सुबह नीलम साड़ी लेकर अनन्या के पास आती है। देवरानी जी, आप ये साड़ी पहनकर अपनी पहली रसोई के लिए जल्दी नीचे आ जाइए। सभी आपके हाथ का खाना चखने का इंतजार कर रहे हैं। पहली रसोई? इतनी गर्मी में रसोई तो गुलामी की शुरुआत होती है। अनन्या तैयार होकर हॉल में आती है। हाँ, मुझे आज दही बड़े खाने का मन है। मुझे कुलचा खाना है। भाई हम तो जलेबी खाएंगे। हाँ हाँ। आखिर मेरी ससुराल की रसोई में भी मेरी गुलामी की शुरुआत हो गई। मुझे इतनी गर्मी में अपने ससुराल की रसोई में इतना सारा खाना बनाना है। मायूस अनन्या रसोई में आती है और इधर उधर नजरें घुमा रही होती है। तभी पूरा ससुराल भी रसोई में आ जाता है। रामलाल सब्जियां काटने लगते हैं, शारदा बेसन घोलने लगती है, नीरज और अरुण बर्तन निकाल रहे होते हैं, प्रीति मसाले पीसना शुरू करती है। अरे अरे, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आप सभी रसोई में क्यों चले आए? भाभी, आपकी मदद करने आए हैं। इतना सारा खाना आप अकेले कैसे बनाएंगी? आप लोगों ने इतना सोचा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं सारा खाना बना लूंगी, आप लोग बाहर इंतजार कीजिए। अनन्या, हमने कहा था ना कि हम तुम्हें अपने ससुराल ही लेकर आ रहे हैं। ससुराल में हम तुम्हें गुलामी जैसे काम नहीं दे सकते। तुम्हारे ससुराल में हम तुम्हें गुलामी वाले काम कैसे करने देंगे? हम सब मिलकर तुम्हारी पहली रसोई की रस्म करवाएंगे। मेरे मायके वाले मुझसे धूप में, बेहोशी में और शादी में रसोई बनवाते थे, और मेरे ससुराल वाले मेरी पहली रसोई तक में मेरा साथ देने आए हैं। भाभी, आपकी आंखों से आंसू ना निकले इसलिए प्याज मैं काट रहा हूँ और आप आंसू बहा रही हैं। मुस्कुराइए, हम सभी इतनी मेहनत जो कर रहे हैं। अनन्या मुस्कुराते हुए अपने ससुराल वालों के साथ अपनी पहली रसोई बनाती है। पूरा परिवार अनन्या को साथ बैठाकर खाना खाता है। आज का दिन बीत जाता है। अगले दिन अनन्या बालकनी में कपड़े सुखाने आती है। अनन्या की नजर बालकनी, अलमारी और इधर उधर जमी धूल मिट्टी पर पड़ती है। मेरे ससुराल में तो अलमारी, बालकनी, छत और लॉन में कितनी गंदगी है। आज मैं इन सबकी सफाई करूंगी। अनन्या सफाई का सामान लेकर सफाई करने लगती है। तभी सिर पर गमछा बांधे और बनियान पहने रामलाल, राहुल, नीरज और अरुण झाड़ू और कपड़े लेकर घर के जाले और चीजें साफ करने लगते हैं। वहीं घर की औरतें भी अनन्या के साथ पोछा मारने लगती हैं। अरे अरे, मैं कर तो रही हूँ घर की साफ सफाई। आप सभी लोग साफ सफाई क्यों करने लगे? बहू अकेले पूरे घर की साफ सफाई कैसे करेगी? इस घर की बहू कोई गुलाम थोड़ी है। और देवरानी जी, आपने अकेले इस घर को साफ करने का सोचा, यही बात हमारे लिए प्रेरणा बन गई। वरना हम तो कभी हिम्मत ही नहीं करते थे कि सोफे, बालकनी और अलमारी के नीचे भी सफाई की जाए। अनन्या अपने ससुराल वालों के साथ घर के कोने कोने की सफाई करती है। फिर पूरा परिवार मिलकर घर के बाहर बागीचे और लॉन की सफाई भी करता है। सभी लोग लॉन की घास बराबर कर रहे होते हैं। बहू, तुम्हें बहुत अच्छा ससुराल मिला है। आजकल ससुराल में बहुओं से गुलामी करवाई जाती है, और ऐसे में तुम्हारा पूरा ससुराल मिलकर तुम्हारे साथ काम कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आंटी आपने। मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला है। मैं अपने ससुराल से बहुत खुश हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक शाम अरुण चुपके से आता है और ड्रेसिंग टेबल पर तैयार हो रही अनन्या के बालों में गजरा लगाने लगता है। अरे अरुण, तुम? मैं तो डर ही गई थी कि पीछे से कौन आ गया। और तुम मेरे बालों में गजरा क्यों लगा रहे हो? क्योंकि तुम मुझे गजरे में बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी और नेकलेस भी लेकर आया हूँ। तुम जल्दी से उसे पहनकर तैयार हो जाओ ना प्लीज। पर क्यों? पहले तुम तैयार होकर हॉल में आओ, फिर बताऊंगा। इतना कहकर अरुण अनन्या को नई साड़ी और नेकलेस सेट देकर कमरे से निकल जाता है। थोड़ी देर में अनन्या नई साड़ी और चमचमाता नेकलेस पहनकर तैयार होकर हॉल में आती है। बिल्कुल लक्ष्मी लग रही है भाई मेरी बहू। हाँ हाँ। वाह देवरानी जी, आप तो किसी मॉडल से कम नहीं लग रही हैं। पर ये सब किस लिए? हम कहीं जा रहे हैं क्या? हम नहीं भाभी, आप और भैया। आज आप दोनों की शादी को 1 हफ्ता पूरा हो गया है, इसलिए राहुल और मैंने आपके और भैया की डेट प्लान की है। अरुण अनन्या का हाथ पकड़कर हॉल से बाहर निकलता है और एक चमचमाती गाड़ी में बैठकर अनन्या को बीच किनारे कैंडल लाइट डिनर पर लेकर जाता है। ये सब कितना अच्छा है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? मुझ जैसी गुलामी करने वाली लड़की को इतना अच्छा ससुराल कैसे मिल सकता है? अनन्या, वो गुलामी तुम्हारी किस्मत में नहीं थी, वो जबरदस्ती की गुलामी थी। और ये सब जो तुम अब अनुभव कर रही हो, ये तुम्हारे भाग्य का है। तुम ये सब डिजर्व करती हो। अरुण और अनन्या एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं और फिर पूरा शहर घूमकर देर रात घर लौट आते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन पूरा परिवार अपने गार्डन में बैठा होता है।
देवरानी जी और देवर जी की शादी को 1 महीना हो गया है और हमने इन्हें कहीं शहर के बाहर घूमने भी नहीं भेजा। हमें देवर जी और देवरानी जी को हनीमून पर भेजना चाहिए। अरे हाँ नीलम, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। बहू, तू हनीमून में कहाँ जाना पसंद करेगी? मैं अनन्या, अब अपनी झिझक खत्म करो यार। वैसे माँ, अनन्या को ठंडी जगह बहुत पसंद है। मेरा एक दोस्त कश्मीर में काम करता है, मैं उससे बात करके तुम दोनों को हनीमून मनाने कश्मीर भेजूंगा। कुछ दिन के बाद अरुण और अनन्या हनीमून मनाने कश्मीर की ठंडी वादियों में जाते हैं। साथ ही पूरा परिवार भी कश्मीर आया होता है। अरे हम लोग कब से बर्फ में खेल रहे हैं, कश्मीर में हमारी एक फैमिली फोटो तो होनी चाहिए ना। हाँ, आप लोग खड़े हो जाइए, मैं आप सबकी फोटो क्लिक करती हूँ। अरे बहू, अगर तू फोटो क्लिक करेगी तो हमारी फैमिली फोटो पूरी कैसे होगी? रुक, मैं किसी को बुलाती हूँ। पहली बार मैं किसी की फैमिली फोटो में आऊंगी, वरना आज तक अपने मायके में मैं सिर्फ गुलाम ही थी और फैमिली फोटो क्लिक करती थी। अनन्या अपने ससुराल वालों के साथ खड़ी हो जाती है। उसी समय घूमने आया एक टूरिस्ट पूरे परिवार की फैमिली फोटो क्लिक करता है। पूरा परिवार कश्मीर में 1 हफ्ते की ट्रिप बिताता है और फिर अपने घर लौट आता है। और एक दिन बाजार में आए रवि और नताशा की नजर अपनी सास और जेठानी के साथ पानी पूरी खा रही अनन्या पर पड़ती है। इन लोगों ने तो कहा था इसे गुलामी की बद से बदतर जिंदगी देंगे, और यहाँ इसे अपने घर की बहू बनाकर ठाट बाट से पानी पूरी खिला रहे हैं। इन्होंने हमें धोखा दिया है। इन लोगों को जवाब मम्मी ही दे सकती है। चलिए मम्मी के पास। वहाँ मैंने इसे दर्द झेलने के लिए भेजा था, पर वो वहाँ ऐश कर रही है। इसलिए क्योंकि उसके ससुराल वाले इसे बहुत अच्छी लड़की मानते। बस एक बार किसी तरह उसका नाम खराब कर दे, फिर वो अपने ससुराल में भी गुलामी की जिंदगी बिताएगी। हमें इसके कमरे से कोई महंगी चीज चुरानी होगी और सही वक्त पर सारा इल्जाम उसी पर डालना पड़ेगा। ऐसे ही रात होती है। अनन्या का मायका अनन्या के ससुराल के पीछे आता है और पाइप से चढ़कर हॉल में झांकने लगता है। अनन्या, ये 50,000 रुपए किसी की अमानत है, इन्हें संभाल कर रख दो, मुझे कल वापस लौटाने हैं। आज रात हम यही पैसे चुरा लेंगे। देर रात पाइप के जरिए मनीष अपने पूरे परिवार के साथ अनन्या के कमरे में आता है, जहां अनन्या और अरुण सो रहे होते हैं। मम्मी, इसने काफी अच्छे गहने पहने थे, हम इसके गहने भी चुरा लेंगे। और हम इसके पति का बटुआ और लैपटॉप भी चुरा लेते हैं। पूरा परिवार अनन्या की अलमारी से पैसे, गहने और कमरे की महंगी चीजें चुरा लेता है और पाइप से उतरकर भाग जाता है। इसी तरह रात बीत जाती है और अगली सुबह हॉल में। आखिर कमरे से पैसे कहाँ जा सकते हैं? कल रात को ही तो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। बहू, तूने अच्छे से कमरे की तलाश की ना? तूने कहीं और तो पैसे नहीं रखे हैं ना? रात को रखे पैसे रातों रात कैसे गायब हो सकते हैं? हम बताते हैं। आप लोग यहाँ कैसे हैं भाई? आप लोगों ने सोचा हमें उल्लू बनाकर इसे अपने घर की बहू बनाकर खुश रहेंगे, पर आप ये भी जानते हैं कि ये लड़की पेशेवर चोर है। इसने कई बार हमारे घर में भी चोरी की है, इसलिए हम इसे गुलामों की तरह रखते थे। अगर आपको भी इसे अपने घर में रखना है तो गुलाम बनाकर ही रखना पड़ेगा। और अगर आपको अपना सामान वापस चाहिए तो 2 जूते खींचकर मारिए इसे, अभी तोते की तरह बता देगी अपने किस यार को पैसे दिए हैं इसने। प्रीति, दरवाजा बंद कर, आज से ये हमारे घर में गुलामी करेगी। प्रीति घर का दरवाजा बंद करती है, तभी शारदा अपने मोबाइल पर एक वीडियो प्ले करती है। अश्विनी अपने पूरे परिवार के साथ अनन्या के कमरे से पैसे, गहने और दूसरी कीमती चीजें चुरा रही होती है। अरे ये तो डायमंड का नेकलेस है। इस गुलाम को कुत्ते की पट्टी की जगह ये लोग डायमंड का नेकलेस पहनाते हैं। अब तो इसे फंसाने के बाद भी मैं ये सारा सामान वापस नहीं दूंगी। ये डायमंड नेकलेस, ये पैसे हमारे पास ही रहेंगे। आप लोगों ने ये वीडियो कब बना ली? उस वक्त तो कमरे में अरुण और अनन्या सो रहे थे और कोई था भी नहीं। हमारे पूरे घर में हिडन कैमरे लगे हुए हैं ताकि तुम जैसे चोर पकड़े जा सके। अब अगर जेल नहीं जाना चाहते हो तो तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। बहुत गुलामी कराई है ना तुम लोगों ने मेरी बहू से, अब तुम लोग मेरी बहू की गुलामी करोगे। तू मेरी बहू के सैंडल साफ कर, तू मेरी बहू के लिए खाना बना कर ला, और तुम दोनों मेरी बहू के हाथ पैर दबाओ। नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों को मेरी गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं अनन्या, करने दो इन्हें तुम्हारी गुलामी। जरा इन्हें भी तो पता चले किसी की गुलामी करने पर कैसा लगता है। भले इन्होंने कभी मुझे अपनी बेटी नहीं माना, पर मैंने तो इन्हें अपना मायका माना है। मैं अपने माता पिता, भाई बहनों से अपनी गुलामी नहीं करवा सकती।
आप लोग बस मेरे ससुराल का सामान और पैसे वापस कर दीजिए और यहाँ से चले जाइए। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। बेटी, हमने सारी जिंदगी तुझसे रसोई में गुलामी करवाई और आज तुझे मौका मिला है तो तू हमें माफ करके वापस भेज रही है। बेटी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम तेरे प्यार को समझ ही नहीं पाए। आप लोगों ने जिंदगी में पहली बार मुझे बेटी कहा है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज मुझे मेरा मायका मिल गया। अपने मायके की गुलामी करने वाली अनन्या को अब अनन्या का मायका अपनी बेटी का दर्जा देता है और अब अनन्या हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताती है।